यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में और 24 की ही सेकंड शिफ्ट में, और डेट थी 30 और 30। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं फिर से लोक है, यानी कि ये आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। चाहे तो होमगार्ड वालों से पूछा जाए, चाहे फिर दोबारा से रिपीट होकर कांस्टेबल वालों से पूछा जाए ये क्वेश्चन। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए ये क्लास नंबर 7 है जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड और जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनके लिए। पिछली 6 क्लासें हो चुकी हैं। आप चैनल पर नए हैं, नहीं देखी तो देख लीजिए। हर क्लास में कुछ ना कुछ इफेक्टिव पॉइंट बताया है जहां से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और क्लास आज की स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तक ए लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी, ऐसे करके पूछा गया। और क्वेश्चन ये भी जो 2024 का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की पुस्तक है। और कौन कौन सी पूछी जाएगी इनकी? तो इनकी पूछी जाएगी आपसे परिमल पूछी जाती है बहुत। परिमल किसकी रचना है? परिमल। फिर मार्क करोगे निराला जी की। एक पूछी जाती है अनामिका। अनामिका ये किसकी रचना है? तो ये भी रचना जो है निराला जी की है। एक पूछी जाती है इनकी जूही की कली। जूही की कली ये इसलिए पूछी जाती है क्योंकि ये इनकी प्रथम रचना है। प्रथम रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी पूछी जाती हैं? तो एक तो कामायनी, रट्टा मार लीजिए, लोक लगा लीजिए कहीं पर भी दिमाग में अपने, ये पूछी जाती है बहुत ज्यादा है। कामायनी, कामायनी पूछी जाती है। एक आंसू पूछी जाती है। आंसू किसकी रचना है? फिर मार्क करोगे प्रसाद जी की है। एक पूछी जाती है इनकी तितली। तितली पूछी जाती है। एक पूछी जाती है कंकाल। कंकाल पूछी जाती है। कंकाल। और एक पूछी जाती है इनकी लहर। लहर भी इनकी रचना है। और एक पूछी जाती है इनकी जो स्कंद गुप्त है, ये भी एक नाटक है इनका जो इनका पूछा जाता है। तो ये कुछ रचनाएं पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद जी की। महादेवी वर्मा जी की बात करूं तो इनकी यामा पूछी जाती है। यामा। उसके साथ साथ इनकी पूछी जाती है नीरजा। नीरजा पूछी जाती है। निहार पूछी जाती है। निहार किसकी रचना है? और उसके साथ साथ पूछी जाती है दीप शिखा। दीप शिखा किसकी रचना है? तो ये रचना है महादेवी वर्मा जी की। मैथिली शरण गुप्त की साकेत बहुत ज्यादा पूछी जाती है। साकेत। साकेत किसकी रचना है? और एक भारत भारती पूछा जाता है। भारत भारती किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। बस ये दो रचनाएं इनकी याद रखना। और हिंदी लेखकों की रचनाएं एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए। आपको जो मैंने बुक प्रोवाइड कराई है उसके अंदर भी हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी कि त्वरित यूट्रोफिकेशन है, बहुत जल्दी से होने वाला है? कौन सा प्रदूषण है? तो ये जल प्रदूषण है। और इस क्वेश्चन के साथ मैंने कोई और एक्स्ट्रा डिटेल नहीं ऐड की, केवल आप चीज को समझिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखिए, पोषक तत्वों की अत्यधिक संख्या जो है जल में बढ़ जाती है। जो तालाब के जल होते हैं या नदी के जल जो होते हैं उसमें बढ़ जाती है। नॉर्मली ये तालाब के जलों में होता है। तो पोषक तत्व बढ़ने से वहां पर शैवाल ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जिससे शैवाल ज्यादा उत्पन्न होने की वजह से उस जल का जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और जो जलीय जीव है उसको नुकसान पहुंचता है। और मछलियां वगैरह जो जलीय जीव हैं वे मरने लग जाते हैं इसके कारण, यूट्रोफिकेशन। तो ये किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ये है जल प्रदूषण। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो का मतलब वर्तमान वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि उनके पास पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के बहुत कार्य होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों। उच्च न्यायालय के जो बनेंगे ये राज्य स्तर पर बनेंगे। और इसको मैं अभी समझाता हूं। विधि का ज्ञाता नहीं, विधि का ज्ञाता भी आंसर हो जाएगा डी। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो। अन्य न्यायाधीश रहे हो, वर्तमान वाले नहीं, ध्यान कर लेना, रहे हो वो बन सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके अंदर 1+33 का शेड्यूल है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य
जब ये रिटायरमेंट ले लेंगे तब इनमें से किसी को भी क्या बनाया जा सकता है, मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये याद रखोगे। राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसमें जो मुख्य या अन्य, या लिखेंगे इसको, या अन्य को क्या बनाया जा सकता है, राज्य स्तर पर जो मानव अधिकार आयोग होते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बात आपने सेट कर लेनी है। देखिए, एक तो है मानवाधिकार आयोग और एक है अधिनियम। जो अधिनियम है, अधिनियम जो आता है, ये आता है 28 सितंबर 1993 को। और जब ये अधिनियम बनता है उसके बाद आयोग का गठन किया जाता है। आयोग का गठन जो किया जाता है, ये किया जाता है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। यूपी का जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग है यूपी का आयोग, उसका गठन पूछा जाता है आयोग। इसका गठन कब किया गया था, ये किया गया था 7 अक्टूबर 2002 को। ये भी आपने याद रखना है। ये जो अध्यक्ष होता है, इसका कार्यकाल पूछा जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल यदि आपसे पूछता है कितना होता है, फिर आप मार्क करोगे 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी चीज आप याद रखोगे मानव अधिकार आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, ऐसी कौन सी विधि है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगी गुणात्मक विधि। और देखिए, ये जो क्वेश्चन रखा गया है, ये आपके अनुसंधान और खोज वाले टॉपिक से रखा गया है, और ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, और ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा था। एक क्वेश्चन इससे ही रिलेट करता हुआ पूछा था, अनुसंधान के चरण, मैंने पढ़ाया था पहले, उसमें कितने चरण होते हैं, 6 मैंने बताया था। प्रथम याद रखना, प्रथम, और उसके साथ साथ अंतिम याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा। अंतिम चरण भी आपने याद रखना है। प्रथम और अंतिम दोनों चरण ही आपने याद रखने हैं। प्रथम चरण क्या था इसका, जो प्रथम चरण जो था, एक मिनट, प्रथम चरण जो था, ये था समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करना। कौन सा चरण था, पहला। 6 याद नहीं रखने, पहला पूछा गया था, हो सकता है अंतिम पूछा जाए, और हो सकता नहीं अंतिम ही पूछा जाएगा। और यहां पर आ जाएगा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, समस्या, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, निष्कर्षों की सूची तैयार करना, निष्कर्षों की सूची कहेंगे या रिपोर्ट तैयार करना कहेंगे। ये इसका अंतिम चरण है। ये अनुसंधान और खोज वालों से, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अनुसंधान और खोज से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, नहीं, वहां से रिलेट करके इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, सारी चीज मैंने मेंशन करा रखी है। चलिए, नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ कौन सा है। तो ये कौन सी नदी आ जाएगी प्रायद्वीप भारत की, गोदावरी नदी। लूनी नदी के बारे में 2 पॉइंट आते हैं। एक तो पॉइंट है इसका, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आ जाएगी लूनी नदी। दूसरे इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है भारत के अंदर बहने वाली, जो ना तो किसी जो खाड़ी है उसमें गिरती है, ना किसी सागर में गिरती है, तो वो भी नदी कौन सी आ जाएगी, लूनी नदी आ जाएगी। दामोदर नदी जो है, इसको कहा जाता है वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, इसका शोक कहा जाता है, शोक।
वहीं आपको पता ही होगा जो बिहार का शोक है किस नदी को कहा जाता है। आपको देखने में बहुत हल्का सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन होम गार्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नर्मदा नदी और उसके साथ साथ आ जाइए आपकी ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये दोनों की दोनों जो हैं भ्रंश घाटी के रूप में, भ्रंश घाटी घाटी के रूप में बहती हैं। रूप में बहने वाली नदी, बहने वाली नदी पूछता है कौन सी है, तो ये आ जाएंगी नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश कैसा होता है, देखिए जमीन थी वो नीचे धंस गई और उसके बीच से नदी निकल कर आ रही है, तो ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है नदी एक भ्रंश से होकर गुजरती है। ये चीज आप याद रखोगे। वहीं पूछा जाता है दक्षिणी गंगा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहेंगे, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहेंगे, या दक्षिणी गंगा किसे कहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत डिस्टर्ब भी करता है और बहुत बच्चों को परेशान भी करता है। देखिए वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा की बात आएगी या दक्षिणी गंगा की बात आएगी, तब हम बात करेंगे गोदावरी की। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, जो दक्षिण भारत की गंगा है, यदि ये पूछता है और ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर कावेरी नदी मिलता है, कावेरी कावेरी कावेरी, तो फिर आप मार्क करोगे कावेरी। और कावेरी और उसके साथ साथ गोदावरी मिलता है, गोदावरी गोदावरी मिलता है, तो फिर भी आप क्या मार्क करोगे, जब ये पूछा जाएगा कावेरी ही मार्क करोगे। हालांकि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन में नहीं देता। गोदावरी नदी जब मार्क करोगे जब आपको दक्षिणी गंगा लिखा होगा, तब आप मार्क करोगे। कारण है कावेरी नदी जो है इसके अंदर वर्ष भर पानी रहता है। जिस तरह गंगा नदी में वर्ष भर पानी फ्लो होता है, उसी तरह कावेरी नदी में पश्चिमी घाट में जो वर्षा होने की वजह से यहाँ पर हमेशा पानी रहता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सांस्कृतिक जो है ना महत्व है। जैसे यहाँ पर जो कुंभ का मेला लगता है, उस वजह से इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये पॉइंट आज तक आपको कंफ्यूजन में थे, तो यहाँ से आपके सही हो जाएंगे कब आपने क्या मार्क करना है। वही बात की जाए, गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर के पठार ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। कावेरी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये इसका धार्मिक महत्व नहीं है, ये धार्मिक महत्व किसका है, गोदावरी का। कावेरी नदी का जो है इसके अंदर वर्ष भर पानी फ्लो होता है। पश्चिमी घाट का जो वर्षा होती है वहां की वजह से उसमें वर्ष भर पानी रहता है, इस वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहीं जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, इंद्रवती, उसकी मंजरा पूछी जाती है, साबरी पूछी जाती है और प्राणहिता पूछी जाती है। नदियों की सहायक नदी से भी क्वेश्चन बनते हैं। नहीं पढ़ा टॉपिक तो पढ़ लीजिए, बहुत सिलेबस है होमगार्ड वाले बच्चों के लिए, और ये सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस होती है, ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि नीति, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, ये की गई थी सन 2000 में। 2000 में कौन, सन 2014 में कौन सी नीति आती है, तो ये आती है आपकी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, वानिकी नीति। ये आप मार्क करोगे नीति कब आती है, तो 2014 में आती है। 2018 में कौन सी आती है, कृषि मैंने यहां पर मेंशन किए हैं आगे, यहां पर आप देख सकते हो। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब आती है, 2014 में आती है। प्रथम कृषि निर्यात नीति 2018 में आती है, और राष्ट्रीय किसान नीति जो है 2007 में आती है। तीनों की तीनों आपने याद करनी है, और इसके साथ साथ याद करनी है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, ये आपने मार्क करनी है। सन 2000 में की गई थी। और यदि औद्योगिक नीति पूछता है तो बहुत बार बता चुका हूं प्रैक्टिस सेटों में, 1948 में पहली औद्योगिक नीति जो है भारत के अंदर लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है। और जब से मैंने क्लास स्टार्ट की थी तब से मैंने आपको बताया था कि आपसे वर्डों की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, और जहां जहां पर भी आती है मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ड की फुल फॉर्म क्या है। ये हो जाएगी
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो प्रोजेक्ट है ये चीन का प्रोजेक्ट है और आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और चीन का ये प्रोजेक्ट क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आयात और निर्यात को चीन से जोड़ना, चीन को अन्य देशों से जोड़ना, उसके लिए चीन का ये प्रोजेक्ट चलता है। इसमें आपका जो रोड है उससे भी और जो समुद्र मार्ग है उससे भी जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी देने के लिए ये प्रोजेक्ट चलता है चीन का, ये आपने याद रखना है। वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत का जो है एक चलता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1960 ईस्वी में बनाया गया था। और ये क्या काम करती है, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, क्षेत्र और जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सुरंग बनाने का काम करती है, जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें। और उसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड बनाने का काम करती है, कौन करती है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखोगे। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। कौन काम करते हैं, मैंने बहुत बार बताया है, विशिष्ट व्यक्ति या संगठन। कौन आ जाएगा, ये आ जाएंगे स्पेयर फिशिंग। किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, इसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है स्पेयर फिशिंग के द्वारा। और यहाँ पर मैंने मेंशन की है स्पैम मेल, बहुत बार बचा चुका हूँ। इसके बाद आपको ये चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा, इसके बाद कोई और टॉपिक ऐड करूंगा जो आपके हर प्रैक्टिस सेट में 3-4 में तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फिशिंग क्या होती है, फर्जी लिंक या वेबसाइट से पासवर्ड या बैंक की डिटेल चुराना फिशिंग कहलाता है। साइबर बुलिंग, जो ऑनलाइन धमकी या परेशान करना होता है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, किसी को लगातार ऑनलाइन ट्रैक करना और उसके साथ साथ परेशान करना या गाली गलौज करना भी क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। डेटा डिलीटिंग, कंप्यूटर में छुप कर उसके डेटे को बदल देना, डेटा डिलीटिंग कहलाता है। ट्रोजन हॉर्स, बहुत बार बता चुका हूँ, किसी उपयोगी फाइल के रूप में छिपा हुआ मालवेयर। आप समझते हो कि ये कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन होता नहीं है। जैसे ही उसे डाउनलोड करते हो तो आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देता है, फिर वहाँ आपके सिस्टम को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है। वर्ली चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है, महाराष्ट्र जाना जाता है। महाराष्ट्र में और कौन कौन सी याद रखनी है, रंगोली। रंगोली भी कहाँ होती है, महाराष्ट्र। राजस्थान के अंदर फड याद रखनी है। पंजाब के अंदर फुलकारी याद रखनी है, फुलकारी याद रखनी है। आंध्र प्रदेश के अंदर कलमकारी जो है ये याद रखनी है। और यहाँ पर मैंने मेंशन की है मधुबनी, बहुत बार पूछी जाती है और इस बार फिर से देखने के लिए मिलेगी होमगार्ड वाले बच्चों को कि ये चित्रकला कहाँ पर होती है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जड़ोपटिया इम्पोर्टेंट है, झारखंड के अंदर है। टीका भी राजस्थान के अंदर होती है और फड भी होती है। कलीघाट पश्चिम बंगाल में होती है और कोलम तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्र में भी मनाई जाती है ये वाली पेंटिंग। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूपी की कौन सी है, यूपी की है चौका पूर्णा जो है ये किसकी हो जाएगी, चौका पूर्णा, ये याद रखना है, ये यूपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और चिकनकारी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। मैंने बताया था कि इसको चिकन मत समझ लेना, ठीक है, कौन से वाला चिकन कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये है चिकनकारी, एक कढ़ाई जो कपड़े के ऊपर होती है, लखनऊ के अंदर। फिरोजाबाद क्या होता है, फिरोजाबाद में ये होती है सुहाग नगरी। तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, सुहाग नगरी के लिए। मिर्जापुर किसके लिए है, तो ये कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। गोरखपुर किसके लिए फेमस है, ये है आपका टेराकोटा।
टेराकोटा, टेराकोटे के लिए फेमस है। और उसके साथ साथ क्या याद रखना है आपने, चलिए बस इतना ही पढ़ते हैं, यहाँ से नई क्लास लंबी हो जाएगी। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अफ्रीका को देखिए, एक इतना बड़ा महाद्वीप जिसको ऊपर से नीचे तक पार किया है, किसने किया है, ये क्या है, रस कुक ने किया है। रोनाल्ड एमंडसन की बात की जाए तो ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो मार्क करोगे कि पहले व्यक्ति कौन रहे थे दक्षिण ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रोल्ड एमंडसन। आरती साहा जो है ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही थी, तो ये रही थी आरती शाह। जुनको तेबई ये कौन थी, ये हिमालय पर चढ़ाई करने वाली प्रथम कौन रही थी, तो ये रही थी जुनको तेबई। रसकुक मैंने बता दिया, ये चीजें भी आपने यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महासागरीय अम्लता का प्राथमिक कारण क्या है। आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक छांटना है। कौन सा हो जाएगा, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना जो है उसकी अम्लीकरण का कारण है, यानी कि उसके नमक होने का जो कारण है, पानी नमकीन लगता है, वो किसकी वजह से लगता है। फिर आपने मार्क करना है CO2 का अवशोषण करता है समुद्री जल, इसलिए उसका जो पानी है वो खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी 1885 ईस्वी में। 1905 में क्या हुआ था, इसके अंदर हुआ था बंगाल विभाजन। किस वर्ष होता है, तो 1905 में होता है। 1907 में क्या होता है, ये होता है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब होता है, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। जो कांग्रेस 1985 ईस्वी में बनी थी वो पार्टी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल में बट जाती है। और ये विभाजन कब होता है, 1907 में। ये होता है सूरत का अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन में होता है। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना पूछी जाती है, कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई थी। ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो है INC की जो स्थापना है AO ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जो है ये आपसे अधिवेशन पूछा जाता है। और इसको पढ़ते हैं हम, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ट्रिक है BKMK, मुंबई कोलकाता मद्रास कोलकाता। ये है 4 अधिवेशन लगातार, दूसरा भी पूछता है तीसरा भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये मुंबई आ जाएगा और मुंबई आ जाएगा, क्योंकि उस समय जो है मुंबई नहीं बोलता था, ये मुंबई ही बोलता था। मुंबई कोलकाता मद्रास और कोलकाता। पहला कहाँ पर हुआ है, तो पहला मैंने बताया मुंबई के अंदर हुआ है। मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय है उसके अंदर हुआ था मुंबई में। अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था MN राय जी के द्वारा। BN राय जो थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे। सलाहकार कौन थे, BN राव। सच्चिदानंद सिन्हा ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष रहे थे। अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे,
ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाता है संविधान सभा। संविधान सभा, संविधान सभा जो है सभा, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक पूछता है। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सेकंड बैठक कब होती है? तो ये होती है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरी बैठक कब होती है? ये होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरी बैठक में ही जो है उद्देश्य, तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भाषण की, अभिव्यक्ति की। और देखिए एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में और 24 की ही सेकंड शिफ्ट में, और डेट थी 30 और 30। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं फिर से लोक है, यानी कि ये आपके एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। चाहे तो होमगार्ड वालों से पूछा जाए, चाहे फिर दोबारा से रिपीट होकर कांस्टेबल वालों से पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपकी 6 दूनी 12 शिफ्ट बनेगी, किसी में न किसी में देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान से देखना है। तो कौन सा हो जाएगा? 19 क्या आ जाएगा? 32 इसको बी आर अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है संविधान की? तो आपने 32 मार्क करना है। 29 और 30 क्या है? ये है अल्पसंख्यक जो होते हैं, संख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति इसके लिए है। तो ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 21 मैं बहुत बार बता चुका हूं। अनुच्छेद 21 क्या है? ये है प्राण एवं जीवन। जो जीवन है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार कौन सा देता है? ये 21 देता है। और 20 और 21 जो हैं ये कभी भी खत्म नहीं होते। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, मैंने क्लासों में आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस ये मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आज इतनी हिम्मत नहीं है तो कि मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं। हालांकि मैंने इसके अंदर 25 से 30 क्वेश्चन रखे थे, लेकिन आज की क्लास कुछ कंप्यूटर भी प्रॉब्लम दे रहा है, काफ़ी देर से बार बार क्लास बंद हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो आपको कल मिलेगी उसमें और क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप थोड़े क्वेश्चन मत समझना कि ये थोड़े हैं, केवल मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पेपर यहाँ से ही आपका लग जाएगा। तो आप कह रहे थे, वैसे मेरा मन नहीं था, भी आप बच्चों के इतने बढ़िया नहीं हैं कि इन प्रैक्टिस सेटों पे। इससे बढ़िया तो जो मैं थ्योरी करा रहा था उस पर अच्छे भी थे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस है। धन्यवाद।